उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। भारत की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं उगती, यहाँ कहानियाँ बुनती हैं, धागों में, करघों में और उन हाथों में जो पीढ़ियों से अपनी पहचान सहेजते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी का आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान, और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कोहली। आज अपना आसमान में हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनकी यात्रा क्लासरूम से शुरू होकर गांवों, बुनकरों, महिलाओं और फिर भारत की संस्कृति को दुनिया के मंच तक ले गई। शिक्षा, समाज सेवा और फिर भारतीय टेक्सटाइल की असली पहचान यानी कि जीआई टैग साड़ियों को एक सम्मानजनक वैश्विक पहचान दिलाने वाली आज हमारे साथ है ममता चौधरी सी, फाल्गुना की संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत है आपका ममता जी। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। जी थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए। और ये मेरी रुचि रही है और मैं चाहती हूँ, मेरा पैशन है जिसको मैं अपना जो देश है उसमें इतना रिच कल्चर है उसको मैं अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी लेके जाऊँ, क्योंकि कई बार है कि हम बाहर के कल्चर को बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे देश के कल्चर को भी अडेप्ट करे, उसको समझे और सीखे। तो ये मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि लोग उसको समझे कि हमारे जितना रिच कल्चर है हमारे देश में उसको भी देखें, और ख़ास तौर पर जो प्योरली ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जो जीआई टैग है उसके बारे में जानें। तो चलिए मैम, शुरुआत करते हैं फिर आपकी ज़िंदगी के सफ़र से। मैम, भागलपुर में आपका जन्म हुआ और आप अपने माता पिता की दूसरी संतान थी, और एक कहानी ये भी है कि आपकी पहले बड़ी बहन थी तो आपकी दादी और माता जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि घर में बेटी का जन्म हो, तो घर में शुरू से ये था कि अब तो बेटा ही होना चाहिए। लेकिन जब आपका जन्म हुआ तो माता जी और दादी थोड़ा नाराज हुई। थोड़े नाराज हुए। कैसी हुई शुरुआत? तो जो उनको लगा कि बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी है जेंडर, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, बट उनको उस वक्त लगा कि नहीं बेटी पता नहीं दो हो गई, कैसे हम शादी करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी। पर मेरे फादर उस वक्त बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया कि नहीं दूसरा बच्चा है तो क्या हुआ, बेटियाँ मतलब वो रहती है, हमेशा मुझे बेटा ही बुलाते हैं, आज भी मुझे बेटा ही बुलाते हैं वो, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट रहा। फिर धीरे धीरे करके उनको भी उनमें भी बदलाव आया और मैंने पढ़ाई करी, पूरी मास्टर्स किया केमिस्ट्री में। पिताजी का सपोर्ट हमेशा रहा। मैम, अच्छा, छोटी सी ममता के क्या ख्वाब थे, क्योंकि भागलपुर जो खुद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्या नन्ही से ममता को वो जो रंगीन धागे हैं, वो रंगीन कपड़े हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित करते थे या आपके ख्वाब कुछ और थे? नहीं, शुरू से ही मुझे आकर्षित करते रहे वो, मैंने देखा, और ये कह सकते हैं कि आप रगों में वो था, हमारे अंदर ही था कि ये जो हमारे साड़ियाँ मम्मी नहीं होती थी घर पे तो मैं अलमारी से वो निकाल के पहन के हमेशा देखा करती थी, कपड़ों को टच करके उसको फील करना, ये मेरे शुरू से मेरे अंदर था। पर एजुकेशन में है कि जॉब करना है करके, तो मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करी और उसके बाद मैं एज ए लेक्चरर जॉब भी किया मैंने धनबाद में। बिल्कुल मैम। मैम, आपने जो मास्टर्स है वो आपने केमिस्ट्री में की, मतलब साइंस और धागों का जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब बहुत ही मिस कॉम्बिनेशन है। तो साइंस का स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट, आपकी रुचि धागों के साथ कब हुई? और क्योंकि आपकी शुरुआत जो है वो बतौर लेक्चरर हुई थी जी, तो ये आपने कब सोचा कि नहीं अब आपने उस तरफ कदम बढ़ाना है जिस तरफ रंगीन धागे आपको बुला रहे हैं? क्योंकि मैं शुरू से साड़ियाँ बहुत पसंद करती थी और उसको पहनती थी, तो मेरे पास भारत के हर राज्य की साड़ी है मेरे पास, वो मुझे पहनना भी अच्छा लगता था, उसके बारे में जानना भी अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे करके जब मैं उस फील्ड में काम किया, मैंने सोशल सेक्टर में भी बहुत दिनों तक काम किया, तो उस दौरान मेरे बहुत सारी महिलाओं से और बहुत सारे बुनकरों के साथ मेरा आमना सामना हुआ, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे थे, चाहे उनके मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे काम किया मैंने, कुछ हमने एसएचजी ग्रुप बनाए जिनको हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किया कि आप किस तरह अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो उस दौरान मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला और मेरी रुचि चूँकि पहले से ही थी उसमें, तो वो मेरा पैशन था। मैं कहीं भी जाती तो साड़ियाँ, वहाँ के प्रोडक्ट्स हमेशा लेके रखती थी, कपड़े, तो वो बढ़ता गया। और कई बार मेरे को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती थी, मुझे लगता था ये जगह मेरे लिए नहीं है, मेरी जगह कहीं और है जो मुझे करना है।
तो हर जगह में मुझे ये दिखा कि जितना कल्चर हमारा रिच है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हर धागे में एक कहानी कहते हैं ना, वो है, हर धागे में एक कहानी छुपी हुई। तो मैं जैसे महेश्वर गई, वहाँ भी मैंने वो अहिल्याबाई होलकर जी ने जो उस टाइम पे शुरुआत करी है बुनकर कॉलोनी की, वहाँ हमने देखा हर घर में लोग कपड़े बुन रहे हैं, पर कईयों को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगा कि इनके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। और लोग जो अभी आप देखेंगे बहुत कुछ रिप्लिका मार्केट में है। अगर आप बनारसी की बात करें तो बनारसी इतना कुछ अवेलेबल है, लोग बोलेंगे यही बनारसी है। पश्मीना देखेंगे, लोग बोलेंगे यही पश्मीना। हर दूसरा व्यक्ति पश्मीना बोलेगा, जो भी कपड़ा हो ये पश्मीना है। तो उनको अवेयरनेस कैसे मिले कि आप ऑथेंटिक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जीआई टैग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप प्योरली ऑथेंटिक प्रोडक्ट ले सकते हो। उसमें लगा हुआ इट मीन्स कि आपको प्योरली हैंड विवन ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल रहा है। मैम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले वो बचपन के उन पलों की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। एक किस्सा ये भी है कि आपकी माताजी जब घर के बाहर जाती थी और आप छोटी थी, तो आप पीछे से अपनी माताजी की साड़ियाँ निकाल कर पहना करती थी, और आपको वो जो साड़ियाँ हैं वो बहुत आकर्षित किया करती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं भी मार्केट जाती थी तो मैं वो साड़ियाँ अलमारी से निकाल के पहन के देखती थी कि कैसा लग रहा है, उसको टच करके मतलब करना मुझे बहुत पसंद आता था। और हमारे स्कूल्स में भी उस वक्त कोई भी फंक्शन होता था तो साड़ियाँ ही पहन के हम लोग जाते थे। तो वो चीज़ थी। और लोगों को क्योंकि वो कलर बहुत होते हैं उसमें, डिफरेंट कलर्स, डिजाइन्स, तो वो बहुत आकर्षित करते थे। तो कभी डांट नहीं पड़ी घर से कि पीछे से साड़ियाँ निकाल लेती हो? हाँ, पड़ती थी। उनके आने से पहले हम कोशिश करते थे कि वो फोल्ड करके रख दे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उन्होंने नहीं, तुमने खराब कर दी, ऐसे नहीं, अभी तुम्हारा उम्र ये नहीं है, अभी पढ़ने की उम्र है। तो ये होता था। तो पर रुचि शुरू से रही है उसमें। और अब जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा वो है, इसके बाहर नहीं जाना है। मतलब एक सेटिस्फैक्शन जो अंदर आ रही है ना, वो है। मतलब काम करने में जो पैशन, मज़ा आ रहा है, वो कहीं और नहीं है। मैम लगभग 2 दशक तक आपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम किया। लेक्चररशिप से सीधे समाज सेवा की ओर रुख करना वो एक बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर फिर आप समाज सेवा की ओर चली गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया आपने। लेकिन ये हुआ आपकी शादी के बाद। जी। इसमें आपके पति का आपको सपोर्ट मिला। हाँ, बहुत। तो कैसे, मतलब कैसे आपने ये साझा किया कि आप ये करना चाहती हैं, और किस तरह का वो सपोर्ट रहा? अब फैमिली से मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड से हमेशा सपोर्ट रहा है। किसी भी काम के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने बोला जिसमें आपको अच्छा लगता है आप वो काम करो, मतलब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए आपको। और मुझे लगता था कुछ अभी भी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है उनको, महिलाओं को काम करने की उनके साथ ज़रूरत है, क्योंकि उनको कई बार रिकग्निशन नहीं मिलता अपने काम का, ना ही उनको पूरा नॉलेज होती है सब चीज़ों की। तो इस वजह से उनके साथ हम जुड़े। जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे बहुत सारा काम किया, तो आंगनवाड़ी के साथ जुड़े, उनको जोड़ना, जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है वो उनको बताना, और फिर एसएचजी बना के ताकि वो अपने काम को मतलब अपना कुछ अर्निंग कर सकें। क्योंकि अगर आपकी मुट्ठी बंदी है ना, तो आपकी पैसा आता है तो सब चीज़ें बदल जाती है। तो वो था उनके साथ काम करने का। अच्छा ममता जी, इस दौरान आपने देश भर भ्रमण किया। हाँ। और तमाम बुनकरों के साथ आप मिली, और कई ऐसे किस्से हैं जिसने आपको झकझोर दिया। आप ठहर गई कि अरे ये स्थिति भी होती है। मैं ऐसी कुछ कहानियाँ ज़रूर जानना चाहूँगी। मैंने अभी रिसेंट, मतलब महेश्वर एक जगह है जो जहाँ पे महेश्वरी साड़ी बहुत फेमस है, वहाँ भी मैं गई। तो वहाँ मैंने देखा हर घर में जो है वो महिलाएं अपना घर का काम ख़त्म करके अपने साड़ियाँ बना रहे हैं। और इतना ज़्यादा है कि उनको मतलब समझ में नहीं आता है कई बार कि इसका कितना पैसा होना चाहिए। हम जो हाथ से काम करके दे रहे हो तो उनको उसकी वैल्यू भी नहीं मिल रही है ना। और जो ज़्यादातर आदमी है वो मार्केट में वैसे ही बेच के चले जाते कि हमने काम किया और उसको हम सेल कर दें। जितना अच्छा प्रोडक्ट है वो उनकी वैल्यू नहीं मिलती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए। और कई मैंने मतलब जगहों पे विजिट किया जहाँ हैंडलूम, मतलब आप देखोगे अजरक प्रिंट के काम होते हैं। उन महिलाओं को भी कई बार नहीं पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि इतना कुछ है तो इनके लिए काम करना चाहिए। तो फिर मैं इसमें आई। इंटरेस्ट तो मेरा पहले से था ही, तो फिर उनको उनसे वो करना। और प्योरली ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को भी उसकी जानकारी नहीं होती है। ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह अगर आप देखेंगे या हैंड विवन प्रोडक्ट देखेंगे तो लोगों को उसका जानकारी नहीं होता है कि हम असली खरीद रहे हैं या रिप्लिका ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट के साथ काम करें और इनको बताएं तो दोनों का बेहतर हो सकता है। और अपने
चीज़ों को जो इतना रिच है उसको बाहर भी लेकर जाएं, ताकि उनको भी लगे कि कहाँ से हमें इतना कलरफुल चीज़ मिल रहा है जो दूसरे देशों में नहीं मिलता है। मैम ऑथेंटिसिटी की आप बात करती हैं कि बिल्कुल सही चीज़ होनी चाहिए, जो बताया जा रहा है वही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और जीआई टैग्स की आपने बात की, जीआई टैग्स के बारे में आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो बहुत स्पष्ट है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप तमाम दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हो उन्हें बताएं कि जीआई टैग आखिर ज़रूरी क्यों है, क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। जैसे अगर आप कांजीवरम साड़ीज़ ले रहे हैं तो वो कांजीवरम जगह जो है तमिलनाडु में, उस जगह के कुछ बुनकर जो होते हैं जिनके यहाँ 7th जनरेशन से वो काम हो रहा हो, 7 पीढ़ियों से वही काम हो रहा है, उनको गवर्नमेंट एक तो पूरे एरिया को मिलता है वो जीआई, और खासतौर पर उस फैमिली को जहाँ 7 जनरेशन से वर्क हो रहा है तो गवर्नमेंट उनको एक जीआई टैग नंबर देती है, जो आप स्कैन करके देख सकते हैं। जो भी वो साड़ी हाथ से बुनेंगे, अगर वो बोलेंगे कि हैंडलूम है तो हाथ से बुना हुआ साड़ी पे वो लगा हुआ होगा कि ये जीआई टैग है, दैट इज़ प्योरली ऑथेंटिकेट। वो इंडिकेट करता है कि आप कांचीपुरम से ही साड़ी ले रहे हैं, और जो बुनकर होगा उसका उस पर नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो आप स्कैन करके देख सकते हैं। वो शो ही करता है कि वो प्योरली ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। चाहे आप पश्मीना ले रहे हैं तो पश्मीना पे भी वो जीआई टैग अगर लगा हुआ, इट मीन्स कि वो प्योरली हैंड विवन पश्मीना आपको मिल रहा है, उसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, आज हम मार्केट में जब देखते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मार्केट में काफ़ी हद तक लोग नकल करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नकली मिलते हैं, और ऐसे में जो असली बुनकर है उसका काम कहीं पीछे रह जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। तो मैम ऐसा क्या कदम उठाया जा सकता है कि जो बुनकर हैं उन्हें असली पहचान मिले, उनका काम जो है उसका रेप्लिका ना बने, या फिर उनको ऑथेंटिसिटी मिले? जैसे उसके लिए तो गवर्नमेंट काम भी बहुत कर रही है। अभी तो इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, जिसके हैंडलूम, इतने सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स के हार्ट लग रहे हैं, उनको बुनकर को सपोर्ट दिया जा रहा है, आर्टिशियंस कार्ड बन रहे हैं। तो अवेयरनेस तो है, पर लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। इनको तो प्लेस मिल रहा है, पर लोगों को क्या लगता है कि हाथ से बुने हुए की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ इमोशन, मतलब टाइम भी लगता है, इमोशन आता है, डिफरेंट चीज़ होती है। वो पहन के जो आपको फील होगा वो किसी भी चीज़ में फील नहीं हो सकता, आप कितना भी मार्केट का खरीद लें। तो लोगों में भी इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, और बुनकर को तो स्पेस वही है कि उनको जगह, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां वो सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, और मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और हम उनको भी लेकर आ रहे हैं ताकि उनको जो वो काम कर रहे हैं उसका एक्चुअल पैसा भी उनको मिले। बिल्कुल। हाँ, और रोकने के लिए तो सरकार को ही इसके ऊपर कोई कदम उठाना पड़ेगा कि रिप्लिका ना हो, या रिप्लिका है तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ हो। क्योंकि बनारसीज में आप देखेंगे बहुत सारे मतलब सूरत से आके, और उनको लगता है कि ये एक्चुअल बनारसी है, जिनको जानकारी नहीं, और वो उसी पैसे पे उसको बेच भी देते हैं। That's so nice. तो इनको हैंडलूम मार्क मिला हुआ है, वो हैंडलूम मार्क लगाए जो ओरिजिनली हैंड विवन होता है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड होता है, वो सिल्क मार्क लगाए। तो ये सब भी उनको हमें कई बार बताना पड़ता है कि अगर आपका है तो हैंडलूम मार्क उस पर लगा होना चाहिए, आप लोगों को दिखाएं कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। तो जैसे जो मैंने साड़ी पहनी है प्योरली तसर सिल्क की साड़ी है, आप, और डिफरेंट मार्केट में मिलेगा, इससे कम रेंज में मिलेगा, तो आपको स्टफ टच करके पता चल जाएगा कि आपने प्योर लिया है या नहीं लिया है। उस पर हैंडलूम मार्क है, आप उससे स्कैन करके देख सकते हो कहाँ का वीव, किसने वीव किया है, और कहाँ पे कौन सी जगह से ये ओरिजिनेट करता है, तो वो उस पर दिख जाता है। बिल्कुल मैम, आपने एक कंपनी की शुरुआत की फाल्गुना, और बहुत सी महिला बुनकरों को उसके साथ जोड़ा, मतलब कुल मिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक शुरुआत ये भी की कि हथकरघा के माध्यम से वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैम सबसे पहले तो इस नाम के पीछे क्या सोच थी? फाल्गुना नाम जहन में कहाँ से आया? ये था कि मेरा था कि पूरे पैन इंडिया से, भारत के अलग अलग जगहों से मैं चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि सिर्फ कपड़े हैं अलग अलग जगहों में, और सब जगह की अलग खूबसूरती है। तो मेरा फाल्गुना का मतलब, जैसे फागुन में अलग अलग कलर्स होते हैं, तो फाल्गुना इसलिए हमने नाम रखा कि जिसमें कलर्स ऑफ इंडिया है, यानी भारत के हर जगह के कपड़े उसमें मिलेंगे और अलग अलग रंगों के होंगे, क्योंकि हम विविधता से भरा हुआ हमारा देश है। हर राज्य एक अलग कहानी कहता है। अगर आप सिक्किम में चले जाएं तो वहाँ के अलग कपड़े मिलेंगे आपको, असम में चले जाएं वहाँ का एरी सिल्क कितना फेमस है, तो हर जगह की अलग अलग चीज़ है। तो वो मैं एक ही जगह लाना चाह रही हूँ कि एक ही जगह आपको ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट भी मिले और सबको एक प्लेटफॉर्म दे सको। ये मेरी कोशिश है, और देखते हैं आगे कैसे कोशिश हमारी कामयाब होती है। बिल्कुल मैम, भारत की साड़ियों को, भारत की परंपरा को विश्व तक आप लेकर गई।
बर्मिंघम और दुबई में आप भारतीय साड़ियों को लेकर गई, वहाँ आपने जो भारतीय हथकरघा का काम है उसको दिखाया लोगों को और उसको एग्जिबिट किया। वो जो अनुभव है वो कैसा रहा? और सबसे बड़ी बात, विदेशों में जो है वो भारतीय पारंपरिक पोशाकों को लेकर बहुत क्रेज़ है। ऐसे में जितने लोग, जितने बुनकर आपके साथ गए, उन्हें किस तरह का रिस्पांस मिला? नहीं, उनका बहुत क्योंकि हमारे देश में कलरफुल बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उनको वो कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे फुलकारी के डिज़ाइंस है वो उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। हमारे यहाँ के पश्मीना के जो डिज़ाइंस बने होते हैं, जो हाथों का काम होता है, वो उनको बहुत पसंद आ रहा था। और मेरी साड़ियों का तो लोग फ़ोटो खींचने आ रहे थे साथ में, कि कलमकारी की मैंने साड़ी पहनी थी, आपका एक आर्ट भी इधर लगा हुआ था, तो वो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अगर कलमकारी आर्ट है, पूरे हाथ से वो पेंट करते हैं, तो उनको वो सब चीज़ें अलग लग रही थी। तो काफ़ी सारे, मतलब अच्छा भी लग रहा था मुझे कि हम अपनी चीज़ को उनको दिखा रहे हैं, और वो इम्प्रेस भी बहुत हो रहे थे कि हमें ये वाली चीज़ भी चाहिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट तो हमारे सेल भी हुए। जी मैम, जापान ने भी आपको निमंत्रण भेजा है और आप जापान में भी अब भारतीय पोशाकों को लेकर जाएंगी। तो ये जो आपका जापान का जो टूर है, जो आगामी कुछ समय में होने वाला है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी, वो फरवरी में होने वाला है हमारा। और उसमें भी जैसे अपने जो देश के हमारे कपड़े, और अभी शायद ये भी हुआ है कुछ जापान और इंडिया का अच्छा वो भी चल रहा है टेक्सटाइल में, तो उस जगह पे भी अपनी चीज़ों को हम रखें, जैसे जो भी वहाँ के लोग पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लाइक बहुत सॉफ्ट कॉटन कपड़े जो हमारे, उसको लेकर हम वहाँ पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ें, हमारे कल्चर के बारे में वो जान सकें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैम, इतने तरह तरह के जो काम है वो बुनाई कढ़ाई के किए जाते हैं, और कुछ प्रिंट्स हैं, कुछ ब्लॉक प्रिंट्स हैं, हैंडलूम का काम बहुत अलग अलग तरह का है, विविधता बहुत है। मैम, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा है? कौन सी साड़ी जो है, मैं पूछूं, सबसे ज़्यादा मेहनत से तैयार होती है? अगर आप देखें तो, अगर कांजीवरम देखें आप, तो उसमें भी बहुत, अगर आप ले रहे तो बहुत समय लग जाता है उसको बनाने में। एक साड़ी को बनाने में कई बार 1.5 महीना लगते हैं, 2 महीने लगते हैं। कलमकारी की अगर आप बात करें तो उसमें भी पूरी साड़ी को कम से कम 10 बार मतलब धोया जाता है, कि हाथ से, जो पेन कलमकारी जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर पूरे हाथ से पहले डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कलर करते हैं, और फिर उसको अलग अलग रंग से बनाया जाता है, ताकि वो आपका कलर निकले नहीं। आप ड्राई क्लीन भी करा रहे हैं या पहन रहे तो उससे कलर ना निकले। तो कलमकारी भी, जो पेन कलमकारी है, बहुत मुश्किल होती है। कई बार उस साड़ी को बनाने में 2-2 महीने लग जाते हैं। उस पर पूरी रामायण वाली भी कहानी लिखी हुई होती है। अच्छा। हाँ, मुरल भी बने होते हैं, सारे भगवान के होते हैं, तो बहुत वक्त लग जाता है इनको करने। मैम, जैसा कि आपने फाल्गुना में बहुत से कारीगरों को, बुनकरों को, खासतौर पर महिला बुनकरों को, 80% महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आपने जोड़ा, तो अब तक, जब से ये शुरुआत हुई तब से अब तक, कौन सी ऐसी कलाकारी है जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा समय लगा? हाँ, मुझे ये पेन कलमकारी वाली जो साड़ी होती हैं, हाथ से बुनी हुई, उनमें बहुत समय लग जाता है उनको बनाने में। और अगर मौसम उसके हिसाब से ना हो, अगर बारिश हो रही है तो वो साड़ियाँ उस टाइम पे नहीं बन पाती है, क्योंकि उसको धूप की ज़रूरत होती है सुखाने के लिए, तो उसमें समय लग जाता है। और कस्टमाइज़ कराने में कई बार हमें उसमें वक्त लगता है, तो उन चीज़ों में हमें देखना पड़ता है। अगर बरसात के मौसम में अगर कोई चाह रहा है वो साड़ी, तो वो उस वक्त नहीं मिल पाती है, तो उसको तैयारी उसकी पहले से करनी पड़ती है। मैम, भविष्य के क्या इरादे हैं अभी? भविष्य का ये है कि जो अपना इतना कुछ है, मुझे लगता है कि दूसरे देश के लोग भी उसको देखें। ग्लोबली पहुंचाना है मुझे, सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी लोग हमारे कल्चर को जाने, हमारे जितने मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है उसको देखें और उसको भी अपनाएं, क्योंकि हम जैसे उनके कल्चर को बहुत ईजिली अपना लेते हैं। हमने पैंट शर्ट, हमारा कभी भी फॉर्मल नहीं रहा है, हमारा हमेशा से साड़ी और ये चीज़ें रही हैं, लेकिन आज हम उसको भी फॉर्मल काउंट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम जितने आसानी से उनके कल्चर को अपना रहे, वो भी हमारे कल्चर को समझे और उसको अपनाएं, तभी हम ग्लोबली, अगर हम साड़ी की बात करें तो इंटरनेशनल साड़ी डे हमें मना रहे हैं, तो वो भी उसको पहने और उसको समझें। मैम, कभी इस दौरान जब आप रंगीन धागों की दुनिया में आ गई थी, कभी इस दौरान यहाँ आने के बाद लगा कि यार वो केमिस्ट्री वाली दुनिया ही बेटर थी या फिर वो क्लासरूम्स ही बेटर थे? मेरा ये मतलब इंटरेस्ट और पैशन जो रहा उसको मैंने अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे कभी भी नहीं लगा, यहाँ आके मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी यही है और इसके बाद और कुछ नहीं दिखता है मुझे।
वो कहते हैं ना, जहाँ से आपको शून्य दिखने लगे तो वो लगे कि ये आपका लाइफ का परफेक्ट है। क्या बात तो है। मुझे वही चीज़ है और मुझे लगता है इसी में मुझे करना है, और जितना मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से उतना मैं करूँगी। क्या बात। और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट भी हमें इतना सपोर्ट कर रही है आगे जाने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से। तो मैम चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे हैं एक ऐसे राउंड पर जहां पर एक छोटा सा सवाल होगा और 1 या 2 शब्दों में आपको उसका जवाब देना है। ये राउंड है रैपिड फायर। तो आर यू रेडी? यस यस। तो मैम आपके जीवन की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मेरे हस्बैंड से मिली, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और जितनी भी साड़ियाँ मैं उस वक्त खरीदती थी जब मैं काम कर रही थी, तो चाहे वो कितनी भी महंगी रही हो, चाहे वो 70-80 हज़ार की भी रही हो, इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, और उसको पहन के और फिर उसकी चीज़ों को समझने का मुझे मौका मिला। तो इज माय मैम हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? जब मैंने फाल्गुना बनाया, और जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर यहाँ से भारत से बाहर गई, तो वो मेरे लिए मतलब ड्रीम कम ट्रू था कि एक्चुअल जिसके लिए मैंने ये सब मतलब जो अपना कल्चर हम कर रहे हैं वो हमको दूसरे देश को दिखाने का मौका मिल रहा है ग्लोबली, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट रहा जब मैंने चेंज किया अपना जॉब प्रोफेशन, जब अपना चेंज किया, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि इस फील्ड में मैं आ गई हूँ, तो अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो उस वक्त थोड़ा सा था, बट अब तो बहुत कुछ क्लियर है, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैम यूँ तो जो साड़ी है वो हम सब की पहचान है। बिल्कुल। मैम आप साड़ी को कैसे परिभाषित करती हैं? मेरे लिए साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है और ना ही एक अटायर है। मतलब मेरे लिए साड़ी जो हर धागों में एक कहानी छुपी हुई है और हर रंग में एक कहानी छुपी हुई है। तो जो हाथ उसको बुनते हैं, जो और जो इनका इमोशन उसमें लगा हुआ होता है, तो मेरे लिए वो सब कुछ है साड़ी। क्या और बात। सिर्फ एक पहचान, मतलब आप कह लो एक पहचान देती है हमें अपने देश में भी और भारत में भी। तो मुझे उस चीज़ को तो बना के रखना है कि जो हम खोते जा रहे हैं उसको मुझे बनाना है। तो साड़ी जो अपनी पहचान है देश की, वो खोना नहीं है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हर जो नया जनरेशन भी है ना, वो अगर पैंट शर्ट भी पहन रहा हो तो उसको वो साड़ी दिखना चाहिए कि नहीं ये मेरी चीज़ है, ये मुझे पहनना है। बिल्कुल। तो वो है मेरा। मैम वक्त बदलता गया, हम हाथ की बुनाई से बहुत दूर होते गए। जी। हाथ का बुना कपड़ा, हथकरघा आपके लिए क्या है? मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है और सब कुछ मेरा अभी तो वही उसमें रहता है। मेरा मतलब लाइफ जो है उसी में है कि किस तरह मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, किस तरह इसमें और नई चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, कैसे उसको लेके आगे जा सकती हूँ। तो उनको भी एक प्लेस मिले जो लोग हाथ से काम कर रहे हैं, कि वो छूटे ना। क्योंकि कई बार जब हमारी बुनकर से बात होती है, वो कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन इसको करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, उसको वो पैसा नहीं मिल रहा है, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मैम अमूमन जब वो मार्केट में चीज़ आती है तो वो बहुत महंगी होती है। अगर मैं कहूँ कि 2 शब्दों में से एक का चुनाव कीजिए कि वो जो हाथ का बना सामान है वो लग्जरी है या विरासत, तो आप वो क्या कहेंगे? विरासत है हमारी, और उसके लिए कोई भी कीमत उसके लिए बिल्कुल। कुछ मायने नहीं रखती। वो आज के समय में हमें लोगों को बतानी होगी कि जो हमारा विरासत है उसको हमें बचाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे, आप शायद एक ऐड कर दूं मैं। बिल्कुल। जैसे इंडिया का एक आर्ट है, सूफ आर्ट बोलते हैं उसको, सूफ एम्ब्रॉयडरी है। तो वो एम्ब्रॉयडरी इतनी बारीक है कि अगर आप उसको देखेंगे आपको लगेगा वो मशीन से किया हुआ है। और वो कच्छ के आसपास के 2-4 गाँव में ही होती है जो महिलाएं कर रही हैं उसको। पर वो चूंकि हाथ से किया हुआ होता है तो उसका पैसा ज़्यादा होता है, कोई भी व्यक्ति जल्दी उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ जो हमारे देश का, और मैंने अभी जैसे लगाया था तो चाइना के कुछ लोग मेरे स्टॉल पे आए और उन्होंने बोला कि आप ना झूठ बोल रहे हो, ये हाथ से नहीं बना हुआ है, ये मशीन से बना हुआ है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये हाथ से एम्ब्रॉयडर्ड है, आप गूगल देख सकते हो। दैन उनसे सर्च किया और फिर कह रहे नहीं आप सच कह रहे हो। तो इतना बारीक काम भी हमारे देश में है, बिल्कुल। लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसको बताएं भी और उसकी वैल्यू को करें, क्योंकि वो, हाँ, तो उसको बचाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। मैम आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती हैं, टेक्सटाइल की आपको परख है। भारतीय एक टेक्सटाइल, कोई भी एक भारतीय टेक्सटाइल जिसकी पहचान पूरी दुनिया को होनी चाहिए, वो कौन सा टेक्सटाइल है? मैं तो एरी सिल्क की बात करूँगी, जो उसको हम विगन सिल्क भी कहते हैं। उसकी पहचान होनी चाहिए, जिसके बारे में लोग अभी नहीं जान रहे हैं। वो आप भागलपुर से भी ले सकते हैं, असम में भी बहुत है। तो जो एरी सिल्क है, जो विगन सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। और इवन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो
हम छोड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है सब ऐसा है हमारा और सबको रखना है। बिल्कुल। मैम, एक कारीगर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी मेहनत और रंगों का जो उनका समझ होती है उनकी, वो उनकी सबसे बड़ी है कि किस तरह उसको हम बनाए। वो डिज़ाइनिंग होती है उनकी जो अपनी, और उनका जो हाथों का काम मेहनत होता है वही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो मैम, कई महिलाओं के साथ आपने काम किया, कई वर्षों तक आपने काम किया। कोई ऐसी बात जो आपने उन महिलाओं से सीखी हो और आपने उसे अपनी ज़िंदगी की सीख बना ली हो? हाँ, मैंने ये सीखा कि वो काम से कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो उनमें बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर का भी काम निपटा लिया, बच्चों को भी देख लिया, उसके बाद भी अगर रात में भी ज़रूरत है तो चाहे उनके पास लाइट हो या ना हो, वो लालटेन या वो जला के काम कर रहे हैं, पर वो काम करती हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी मेहनत जो है वो आपको पहचान देती है। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। मैम, फाल्गुना को एक शब्द में बांधेंगी तो वो शब्द क्या होगा? मेरी ज़िंदगी है, कारीगर का सम्मान और हमारे देश की विरासत। मैं ऐसे ही जोड़ के चलती हूँ उसको। मैम, यूँ तो आप कई रंगों के धागों के बीच में आप रहती हैं, लेकिन कौन सा रंग है जो आपको भाता है? मुझे तो 7 रंग आप कह लें, सारे ही रंग पसंद है, पर वाइट जो होता है वो पीस का कलर है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मैम, अगर ममता जी को खुद के लिए एक साड़ी पसंद करनी हो जो हर टेक्सटाइल में से किसी एक टेक्सटाइल की होगी, तो आपकी पसंदीदा हैंडलूम साड़ी कौन सी होगी? मैं पेन कलमकारी साड़ी बहुत पसंद करती हूँ, जिसमें मेरे पास एक साड़ी है जिसमें रामायण की पूरी वो चीज़ें लिखी हुई हैं, और मतलब जो उन्होंने काम करके दिया है, गणेश जी पूरे बने हुए, तो वो साड़ी मुझे बहुत पसंद है। उसको पहन के ऐसा लगता है हमने अपने कल्चर को पूरे अपने अंदर समेट लिया है। क्या बात है। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैम, यूँ तो ज़िंदगी का हर पल हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, हमें बहुत हंसाता है तो कभी कभी रुलाता भी है। आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी के कई खुशनुमा पल थे और सबसे ज़्यादा खुशनुमा वो था जब आपने फाल्गुना की शुरुआत की। बिल्कुल। मैम, क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा पल भी आया कि आंसू रुक नहीं पाए? हाँ, अगर आप मेरे काम की बात करें तो कई बार ऐसे आया कि मैं कई जगह स्टॉल्स भी लगाती हूँ, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि ये तो हमको इतने में ही मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जब हम हैंडलूम्स की बात कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे तो कम से कम डी वैल्यू ना करें। वो चीज़ें मुझे कई बार हर्ट करती है और बुरा भी लगता है कि हम लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को, इतना मतलब वो लोग काम करके हाथ से दे रहे हो तो लोग उसको समझ, तब मुझे चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं कि जय कई बार आपने कहीं स्टॉल लगाया, लोग आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मुझे लगता है हम अपने कल्चर को इतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो एटलीस्ट आप भी उसको समझें। बिल्कुल। भागलपुर की एक छोटी सी बेटी जिसके बहुत बड़े सपने थे, पिता का हमेशा सपोर्ट मिला, केमिस्ट्री की लैब में ज़िंदगी बिताई, फिर क्लासरूम में लोगों को केमिस्ट्री भी समझाई, और वहाँ से आप पहुँच गई महिलाओं के बीच में, उन बुनकरों के बीच में, जहाँ से रंगों के धागों में की दुनिया में आप कहीं खो सी गई। आखिर आपके लिए आपका अपना आसमान है कहाँ? मेरा आसमान तो पूरा ही, अभी तो पूरी दुनिया है, और मेरे बच्चे, मेरा जो बेटा है, मैं उसको भी अभी अपना गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि हमेशा वो कुछ चीज़ें हमेशा ऐड करता रहता है। और मेरा फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा एक ही बेटा है, तो वो तो अपनी दुनिया सबकी होती है, एक महिलाओं की दुनिया तो होती है, पर इसके अलावा मुझे पूरी दुनिया कवर करना है अपने देश के साथ साथ, ताकि लोग समझ सके कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं और क्या है हमारे अंदर। बिल्कुल। तो वो चीज़ देखना है। मैम, इस आधुनिक दुनिया में जब हम नवीनता की ओर बढ़ रहे हैं और रफ्तार के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आप अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों को उसी रफ्तार के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हो। जी। क्या आपका संदेश है पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर भारत की उस परंपरा के नाम जिस परंपरा को आपने जीवंत रखा हुआ है? मुझे लगता है कि हम अपने जो संस्कार हैं, जो हमें अपने माँ बाप से मिले, कपड़ों के मामले में हो, चाहे अपने हमारे देश में इतना पूजा पाठ और इन सब चीज़ों का है, तो हम ही नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं, दूसरा कोई और आके उसको नहीं देगा। तो आधुनिकता तो ठीक है, आप बाकी चीज़ों में है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए कभी, क्योंकि अगर आप जड़ से जुड़े हुए हैं ना, तभी फल फूल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपने संस्कार हमारा ही काम है उनको देना,
तो उनको वैल्यू करना, चाहे कपड़ों की हो, चाहे साड़ी की हो, चाहे घर के जो रीति रिवाज है उनकी, वो आपको ही देने पड़ेंगे। तो उससे मुझे लगता है कि जोड़ना ज़रूरी है अपने देश के, चाहे पूजा पाठ से हो, इतना कुछ धार्मिक है हमारे यहाँ, उन सब से जोड़ना। तो मेरा मकसद ये भी है कि वो लोग उससे जुड़े रहें। आधुनिकता तो एक जगह है, उनसे जो अच्छी चीज़ें वो हम सीखें और हमारी जो चीज़ें हैं वो हम बचा के रखें। मैम, बेशक जन्म के टाइम आप दादी या माँ के द्वारा ठुकराई गई हूँ, लेकिन फिर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कदम बढ़ाए कि आपने ये साबित कर दिया कि आपने उनका मान बढ़ाया, और निश्चित रूप से बदलते वक्त के साथ आपको उनका बहुत स्नेह भी प्राप्त हुआ और एक समय वो भी आया कि उनको आप पर गर्व हुआ। बिल्कुल। तो मैम, ये जो ज़िंदगी में आपने सीखा, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत से लोग, बहुत सी बेटियां आज आपको देख रही होंगी, आपसे बहुत कुछ सीखेंगी। मैम, इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश जो आप उनसे साझा करना चाहें। मुझे लगता है कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर औरत लड़की हैं आप, तो कई बार हमें लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ बुरी हो रही है तो मुझे नहीं करना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है नहीं, आसमान आपका पूरा है और आपको रोने के बजाय बाहर निकल करके उसका सामना करना चाहिए और अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप पैशनेट हैं और मेहनत करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। चाहे आप लड़की होके भी वो सब हासिल करें, और कर रहे हैं, हमारे देश में सभी कर रहे हैं। तो मेरा एक ये है कि रुके नहीं, चलते रहें और अपनी परंपरा और अपनी विरासत के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब आपने कहा मैम। विरासत को बचाने के लिए शोर नहीं, संकल्प होना चाहिए। और जब एक महिला कारीगरों के हाथों की मेहनत को दुनिया की नज़रों में सम्मान दिलाती है, तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं करती, इतिहास को आगे बढ़ाती है। फाल्गुना के जरिए ममता जी भी भारतीय टेक्सटाइल्स को नई पहचान दे रही हैं। ममता जी, आप अपना आसमान में हमारे साथ शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो आपकी जर्नी है वो हम सबको बहुत इंस्पायर करती है और आप बहुत काबिले तारीफ काम कर रही हैं। भारतीय परंपराओं को पूरे वैश्विक मंच तक पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस काम को करने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और यहाँ बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आपका वो स्नेह मिले कि मैं और दूर तक इसको लेके जाऊँ। ये मेरी मतलब विश है कि हमारे देश में बिल्कुल दूर तक उसको लेके जाए, हमारी विरासत बची रहे, ये हमारा कोशिश है। बिल्कुल मैम, जब भी भारत की किसी बेटी ने कुछ ठाना है और उस बुलंद हौसले के साथ जब वो आगे बढ़ी है, तो उसने वो कर दिखाया है। आप वो कर भी रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें किसी का साथ चाहिए। और उस साथ के लिए जो आपने हाथ बढ़ाया है, यही उनके लिए वो कदम है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वो करने के लिए जो वाकई कुछ करने के लिए जिसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कदम बढ़ाने की दूरी है, ये पूरा आसमान आपका है। बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाकर तो देखिए। इस पूरे उन्मुक्त आसमान में आप भी भर पाएंगी अपने सपनों की उड़ान। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।